नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी। मैं एक न्यूरो सर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ और पिछले 10 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करीब 300 से ज़्यादा एपिलेप्सी पेशेंट्स का सर्जरी से हमारी टीम ने सक्सेसफुली इलाज किया है। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में देखा कि एपिलेप्सी एक ब्रेन से रिलेटेड क्रॉनिक बीमारी है और इस पर विजय पाने के लिए ज़्यादातर मरीजों में सिर्फ दवाइयाँ ही काफ़ी है। लेकिन ब्रेक थ्रू सीजर क्या होता है और इसको अवॉइड करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आज हम एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो केस स्टडी है ये एक 27 साल की महिला है ABC, जो 5 दिन पहले हमारे पास कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मतलब इमरजेंसी सेक्शन में आई एक जनरलाइज कन्वर्जन लेके, मतलब एक फिट का एपिसोड लेके। इनको जो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस है वो है जुवेनाइल मायोटोनिक एपिलेप्सी, जो एक एपिलेप्सी का जेनेटिक प्रकार है। और ये पिछले 7 सालों से ये महिला कंटिन्यूअसली लैमोट्रिजिन नाम की दवाई 100 मिलीग्राम 2 बार दिन में ले रही थी और इनकी एपिलेप्सी अच्छी तरह से कंट्रोल भी थी। तो जब हमने इनकी एपिलेप्सी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सेटल की, इनको एडमिट किया और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये ब्रेक थ्रू सीजर क्यों हुआ जबकि ये इतने अच्छे से कंट्रोल था। तो सबसे पहले हमने उनको पूछा कि क्या आपने आज मॉर्निंग का डोज मिस किया था। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हो सकता है पिछले कुछ महीनों में कुछ डोसेस मिस किए हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में या आज मॉर्निंग का डोज उन्होंने मिस नहीं किया है। तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उनको ये पूछा कि क्या आपने ये ब्रांड रिसेंटली दूसरी कंपनी का तो नहीं लिया या डोज कुछ कम ज़्यादा किया है। तो उन्होंने ये जरूर एडमिट किया कि एक जेनेरिक ड्रग उन्होंने इसी दवाई का लैमोट्रिजिन का लिया जरूर था, लेकिन डोज उन्होंने वही रखा था, मतलब 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार वो ले रहे थे। तो फिर हमने देखा कि वो ब्रांड भी ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट हमने ये समझने की कोशिश की कि उनको कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है क्या, मतलब कुछ ट्रिगर फैक्टर्स थे क्या। तो उन्होंने ये समझाया कि वो हाल ही में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रही थी और उनके जो एग्ज़ाम्स थे वो फाइनल एग्ज़ाम्स थे, वो बहुत पास में थे, वो बहुत ज़्यादा जग रही थी रात में और उनको स्ट्रेस भी था। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो रहना ही है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर हमको यहाँ पे महसूस हुआ। फिर हमने उनका ब्लड लेवल भेजा जिसमें हमने उनके लैमोट्रिजिन ड्रग का उनके ब्लड में एक्चुअल कितना कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए उस उतना ही है कि कम है, ये जानने की कोशिश की। तो उनका जो लेवल आया वो आया 2, जबकि नॉर्मल लैमोट्रिजिन का फिट्स को कंट्रोल करने के लिए जो लेवल है वो होता है 2.5 के ऊपर। तो इससे हमको ये समझा कि उनके ब्लड में इस दवाई की मात्रा डेफिनेटली कम है। तो अभी हमने नेक्स्ट ये जानने की कोशिश की कि ये मात्रा क्यों कम होनी चाहिए। तो फिर हमने उनसे नेक्स्ट पूछा कि कहीं आप और कोई ऐसी दवा ले रही है क्या जो ब्लड में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मतलब लैमोट्रिजिन की मात्रा कम कर सकती है। तो दोस्तों इस स्टेज पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एपिलेप्सी की दवाइयाँ बहुत दिनों तक लेनी पड़ती हैं और कुछ ड्रग इंटरैक्शंस ऐसे हैं, मतलब कुछ और दवाइयाँ लेने से इन एपिलेप्सी ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन खून में कम हो सकता है, जिसके कारण ब्रेक थ्रू सीजर आ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो फिर हमने उनको ये पूछा कि कहीं आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ, पिछले 1 साल से वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं। अब मैं आपको इस समय पे समझाना चाहूँगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो एस्ट्रोजन होता है हार्मोन, वो लीवर एंजाइम्स को इंड्यूस करता है, मतलब ज़्यादा काम करवाता है। और उससे ये होता है दोस्तों कि जो बाकी ड्रग्स होते हैं वो भी इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब उनको वो इंड्यूस होने के बाद उनका ब्लड में लेवल एक्टिव कंपोनेंट का कम हो जाता है। इसके कारण इन पेशेंट्स में हमको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो फिर हमने ये पेशेंट जो है ABC, इनके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ये पूछा कि उन्होंने जो उनको दवा दी है उसमें एस्ट्रोजन का मात्रा कितना है। तो उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली वाली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये जरूर रूल आउट हो गया कि ड्रग इंटरेक्शन की वजह से इनका लैमोट्रिजिन लेवल कम नहीं हुआ है। तो फिर असली रीजन क्या है, क्यों उनके ब्लड में लैमोट्रिजिन का लेवल हमको 2 मिला।
तो नेक्स्ट हमने कांटेक्ट किया उनसे फार्मासिस्ट से और उनको ये पूछा फार्मासिस्ट को कि 1 साल की जितनी मात्रा लगती है पिछले 1 साल में, तो ये पेशेंट ने आपके स्टोर से कितनी मात्रा परचेस की है। तो फिर उन्होंने हमको ये बताया कि इन्होंने 75% दवाइयाँ ही परचेस की है। दैट मीन्स कि जो मात्रा उन्होंने लेनी चाहिए थी दवाइयों का, जो नंबर ऑफ ड्रग्स है या नंबर ऑफ टैबलेट्स है, उसमें से सिर्फ 75% कंज्यूम हुई है। और यहीं पे हमको पकड़ में आया कि ये ब्रेक थ्रू सीजर का कारण जो है वो है नॉन कॉम्प्लायंस, मतलब उन्होंने बहुत सारे डोसेस मिस किए। तो दोस्तों मुझे ये बताना है कि ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। एपिलेप्सी एक क्रॉनिक बीमारी है, थोड़ा सा इसमें डिप्रेशन रहता है, फैमिली प्रेशर्स रहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अभी 2 साल से ये फिट आया नहीं है, तो करके देखते हैं, दवाइयाँ कम करके देखते हैं, अपन आलस करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं। तो इस पेशेंट में भी यही हुआ था और उसने कुछ डोसेस मिस किए थे और शुरू में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन एक बार एक बड़ा झटका आया, जैसे कि 5 दिन पहले वो हमारे पास एडमिट हुई तब आया था। और फिर हमको ये समझता है कि कॉम्प्लायंस मतलब जो डिसिप्लिन है दवाइयों का वो कितना जरूरी है। तो फिर हमने इस पेशेंट में आगे क्या एक्शन ली ये मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने क्या किया कि जो 2 बार की दवाई थी उसको हमने 1 डोज में कन्वर्ट किया। हमने 200 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट दिया। ये आजकल की फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनाती हैं, जो एक्सटेंडेड रिलीज रहता है, दिन में 1 ही बार लेना पड़ता है। और हमने उसको समझाया कि प्लीज़ ये स्ट्रेस फैक्टर्स थोड़े अवॉइड कीजिए, एग्जाम का टेंशन कम लीजिए, आपकी नींद बराबर होनी चाहिए और मिर्गी के पेशेंट्स में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या है और उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए, इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और मेरी टीम इन सवालों का आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।